कभी सोचा है कि आसमान में चमकने वाली ऑरोरा बोरेलिस मतलब वो जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं और एक छोटे से अदृश्य परमाणु के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? जवाब है एक नाम, जॉन डाल्टन। और इनकी कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी शायद लोग सोचते हैं। सुनकर किसी केमिस्ट के शब्द तो नहीं लगते ना? नहीं, ये एक ऐसे इंसान की बातें हैं जो कुदरत से, नेचर से बेइंतहा प्यार करता था। और देखिए, प्रकृति की खूबसूरती और उसकी पहेलियों को समझने का यही जुनून था जो डाल्टन को उन सवालों तक खींच ले गया जिनका जवाब आखिर में जाकर एक एटम में मिला। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान जो अपना ज्यादातर वक्त बादलों को देखने में बिताता था, वो आखिर एटम की उस अनदेखी दुनिया तक कैसे पहुंच गया? सुनने में ये सफर थोड़ा अजीब, शायद नामुमकिन सा लगता है, पर असल में ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए हम भी उनके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी किसी हाईटेक लैब में शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड के कम्ब्रिया की हरी भरी पहाड़ियों में। यहीं पर एक नौजवान जॉन डाल्टन मौसम के मिजाज को समझने में ऐसा खोया कि ये लगाव जिंदगी भर का बन गया। एक मिनट जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक 12 साल का लड़का जो सिर्फ स्कूल पढ़ नहीं रहा है बल्कि पूरा स्कूल चला रहा है। डाल्टन की शुरुआती जिंदगी से ही उनकी कमाल की बुद्धि और लगन का पता चलता है, और हर दिन बिना नागा वो बाहर निकलकर बड़े ध्यान से मौसम का रिकॉर्ड बनाते थे। असल में उनके क्वेका बैकग्राउंड ने सिखाया था कि हर चीज का हिसाब किताब रखना, बारीकी से ऑब्जर्व करना कितना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये तो साइंटिफिक दिमाग की ट्रेनिंग चल रही थी जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। सोचिए, जब डाल्टन आसमान में बादलों को देखते थे तो उन्हें सिर्फ रुई के गोले नहीं दिखते थे। नहीं, उन्हें दिखते थे सवाल, पहेलियां। जैसे इतना सारा पानी जो इतना भारी होता है वो हवा में टिका कैसे रहता है? ये कोई दिन में देखे जाने वाले सपने नहीं थे, ये तो एटॉमिक थ्योरी की तरफ बढ़ाए गए पहले कदम थे। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये बात खुद डाल्टन ने कही थी। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी किसी लैब में केमिकल्स को मिला जुलाकर नहीं बनाई थी। नहीं, उन्होंने इसे उस हवा के बारे में सोचते सोचते बनाया था जिसमें हम सब सांस लेते हैं। मतलब ये इस बात का कितना बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज सबसे अनोखी, सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से निकल कर आते हैं। तो अब चलते हैं सीधा साल 1808 में। डाल्टन कई सालों से इन आइडियाज पर काम कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया था कि इन्हें दुनिया के सामने लाया जाए। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी पब्लिश की जो मॉडर्न केमिस्ट्री की बुनियाद बन गई, और ये पूरी थ्योरी सिर्फ छह सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर टिकी थी। इसे समझने के लिए लेगो के खिलौनों के बारे में सोचिए। पहला पॉइंट ये है कि हर चीज इन छोटे छोटे ना टूटने वाले ब्लॉक से बनी है, और दूसरा पॉइंट कि सारे लाल वाले ब्लॉक बिल्कुल एक जैसे हैं और सारे नीले वाले ब्लॉक्स भी बिल्कुल एक जैसे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का ये आइडिया केमिस्ट्री के लिए सच में एक गेम चेंजर था। और जब ये ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं तो वो भी एक बहुत खास तरीके से जुड़ते हैं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम हो सकता है, लेकिन कभी भी 2.5 हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता। सब कुछ सिंपल होल नंबर्स का खेल है। इस एक बात ने केमिस्ट्री की उलझी हुई दुनिया में एक ऑर्डर ला दिया, एक ऐसी व्यवस्था जहां चीजों को प्रिडिक्ट किया जा सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डाल्टन ने केमिस्ट्स के हाथ में एक रूल बुक थमा दी। उन्होंने एक तरीका बताया जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि अलग अलग चीजों को मिलाने पर क्या होगा। एक तरह से उन्होंने केमिस्ट्री को जादू टोने से निकालकर एक असली साइंस बना दिया। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, एटम के बारे में सोचने वाले डाल्टन पहले इंसान नहीं थे। ये आइडिया तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, एंशिएंट ग्रीस के जमाने से चला आ रहा था। देखिए, डेमोक्रिटस एक फिलोसोफर थे। वो शायद किसी पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। आइडिया बहुत शानदार था, पर था तो बस एक आइडिया ही। वहीं दूसरी तरफ जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, लैब में तराजू और बीकर के साथ। वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो नाप रहे थे, वजन कर रहे थे। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। डाल्टन के पास डेटा था, उनके पास नंबर्स थे, उनके पास सबूत थे। उन्होंने एक फिलोसॉफिकल आइडिया को उठाया और उसे एक साइंटिफिक फैक्ट में बदल दिया, और ऐसा करके उन्होंने एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। लेकिन देखिए, साइंस की यही तो खूबसूरती है।
कोई भी बड़ी खोज कहानी का अंत नहीं होती, वो तो असल में एक नया दरवाजा खोलती है। डाल्टन की थ्योरी बेशक एक मास्टरपीस थी, लेकिन वो आखिरी जवाब नहीं थी। वो तो यूनिवर्स को समझने के सफर में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। डाल्टन की थ्योरी का एक सबसे मजबूत पिलर ये आइडिया था कि एटम ही आखिरी पार्टिकल है, मतलब उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स के पास बेहतर और पावरफुल टूल्स आते गए, इस मजबूत नींव में दरारें नजर आने लगी। बाद में पता चला कि एटम कोई ठोस न टूटने वाली गेंद जैसा नहीं है, ये तो एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मतलब साफ था, एटम को तोड़ा जा सकता था, वो अविभाज्य नहीं था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, एक और सरप्राइज बाकी था। डाल्टन ने यह भी तो कहा था कि किसी एक एलिमेंट के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मानो एक ही थैले में रखी सारी कंचे हों। लेकिन इस दावे पर भी अब सवाल उठने वाले थे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही परिवार के 3 भाई हों। हैं तो तीनों भाई, पर हो सकता है एक का वजन दूसरों से थोड़ा ज्यादा हो। एटम्स के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। उनमें न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो सकता है, जिससे वो हल्के या भारी हो जाते हैं। इन्हीं को आइसोटोप्स कहते हैं। और इनकी खोज ने ये साबित कर दिया कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो फिर सवाल ये है कि अगर डाल्टन की थ्योरी के कुछ हिस्से गलत साबित हुए, तो आज भी हम उन्हें एक साइंटिफिक हीरो की तरह क्यों देखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही डिटेल्स में कुछ बदलाव हुए हों, उनका जो मेन आइडिया था कि ये पूरी दुनिया एटम से बनी है, वो इंसानी सोच के इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक था। डाल्टन किस तरह के इंसान थे, ये समझने के लिए बस इस एक बात को जानना काफी है। वो दुनिया को समझने के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी मौत के बाद उनकी आंखों को साइंस की रिसर्च के लिए दे दिया जाए। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये ज्ञान की खोज के लिए एक गहरा, अटूट कमिटमेंट है। डाल्टन ने हमें सिर्फ एक नई थ्योरी नहीं दी, उन्होंने हमें एक नई भाषा दी, एक तरीका दिया जिससे हम इस यूनिवर्स की रेसिपी बुक को पढ़ सकें। हाँ, ये सच है कि उनके बाद हमने उस रेसिपी बुक में कुछ नए इंग्रेडिएंट्स जोड़ दिए, लेकिन केमिस्ट्री की जो बेसिक ग्रामर है ना, वो आज भी वही है जो डाल्टन ने लिखी थी। तो अगली बार जब कोई भी अपने आसपास की दुनिया को देखे, तो एक पल के लिए जॉन डाल्टन को जरूर याद करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी छूते हैं, वो सब इन्हीं छोटे छोटे कमाल के पार्टिकल से बना है। और फिर ये सवाल मन में आता है कि और कौन सी ऐसी अनदेखी दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।